वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यू पाकिस्तान और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब राजपूत और मैं हूं आपके साथ अनवार खावर। और पिछले हफ्ते की तरह अभी भी हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में शदीद और खुश सर्दी की जो कैफियत है उसका सिलसिला अभी भी बरकरार है। पूरे ही मुल्क में शदीद धुंध है, ठंड डेरे जमा रखे हैं और एक हफ्ते से ज़्यादा नहीं बल्कि जो सूरज था वो पिछले साल निकला था। अभी तो मैंने सोशल मीडिया पर यह भी देखा लोगों को लिखते हुए कि एक साल से हमने सूरज का मुंह नहीं देखा है। तो आज के अगर हम मौसम की भी बात करें तो मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम अभी भी सर्द और खुश्क है, जबकि शुमाली इलाकों और शुमाली बलूचिस्तान में शदीद सर्द रहेगा। और जो ताज़ा तरीन अपडेट है जो कि हमें अभी अभी मिली है वो ये है कि बलूचिस्तान में जो बारिशों का सिलसिला है वो अब शुरू हो चुका है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए क्योंकि बहुत अरसे से हम बारिशों का इंतजार करें, बारिश हो नहीं रही है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा जो बीमारियां हैं उन्होंने ना हर एक शहर को, हर एक सूबे को अपना गढ़ बना लिया। इस्लामाबाद की बात करें, वहां पर भी हम देखते हैं कि वक्फे से बारिशें होती रहती थी, लेकिन इस बार तो इस्लामाबाद में भी बारिश नहीं हुई। पंजाब, वाला सिंध, KPK के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध और स्मॉग छाई रहेगी। ये भी बताना है एक महकमा मौसमियात का बड़ी गलियात और गिरदोनवा के एरियाज हैं, यहाँ पर मौसम शदीद सर्द और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहेगा। लेकिन मेरा सवाल ये अनवार, इतनी सर्दी पड़ रही है और मजीद कितना सर्द रहेगा? अभी तो मेरा ख्याल है ये कंटिन्यू रहेगा क्योंकि सुबह सिंध के जो बेशतर अजला हैं वहाँ पर भी अब यही कहा जा रहा है कि मौसम सर्द और खुश रहेगा। कोयटा समेत सूबे के जो मुख्तलिफ अजला हैं वहाँ पर बारिश है, पहाड़ों पर बर्फबारी का भी इम्कान है। ये तो सारे मुल्क की मौसम की सूरत हाल होगी जिसको देखकर अब ये अंदाज़ा हो रहा है कि मुल्क में खुश्क सर्दी का जो दौरानिया है वो अब काफ़ी तवील हो चुका है। और ऐसे में हम तमाम लोगों को जिस तरह से बीमारियों ने घेर रखा है, और अगर ख़ास तौर पर हम बच्चों की बात करें तो उनके बीमार होने की शिकायत आम है इम्यूनिटी इश्यूज़ की वजह से। और जो बुज़ुर्ग हैं उनको भी हम देख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा बीमार हो रहे हैं, नमूनिया की शिकायत है, नज़ला ज़ुकाम हो रहा है। तो सबसे बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर हैं, जो घरेलू टोटके हैं, वो भी हम अपने प्रोग्राम में सोने पर सुहागा ये अनवार के अंडे महंगे हो गए। अस्तगफिरुल्लाह। और बुजुर्गों को भी खाने होते हैं। बात करने जा रहे हैं कि 35 रुपए का 40 अंडा है। अच्छा ओके, 5 रुपए और बढ़ गए तो 40 रुपए का अगर लगता है आपने भी पुराने साल में ग्रोसरी की थी, दर्जन ले आए थे, वो चल रहे थे। लेकिन देखे ना 35 से 40 रुपए का अंडा कितनी ज्यादती है कि एक इंसान अगर उसको घर में 5-6 अफराद हैं, बिल्कुल अंडे पर बंदा तो खाता है, मेरे जैसा बंदा तो खाता है 2 से 4। माशाल्लाह, नहीं अच्छी बात है, मर्दों की खुराक वैसे भी ज्यादा होती है। हाँ, लेकिन बच्चों के लिए भी अगर एक आप अंडे दे देते हैं, उन्हें ऑमलेट दे देते हैं, तो वो अब नॉर्मल जो लोग हैं ना, जो हमारा मिडिल क्लास है, उनके लिए भी अफोर्डेबिलिटी जो है वो बड़ी मुश्किल हो गई है। बिल्कुल ऐसे ही है। इस पर हम आगे चलकर प्रोग्राम में आज फिर से बात करेंगे। शामिल करते हैं टॉप स्टोरीज। इंतखाबी इल्तवा की करारदाद, मौलाना फजलुर रहमान हामी क्यों? बानी PTI का इकोनॉमिस्ट में मशकूक आर्टिकल, जेल हुक्काम का इनकार। मुर्गे के गोश्त की कीमतें आसमान की बुलंदियों पर। सोशल मीडिया की मारूफ एंकर अबीरा खान के कॉमेडियन सजाद जानी पर इल्जाम। जी, तो हर वीकेंड जब भी हम लोग आपके पास आके आप लोगों से बातचीत करते हैं तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आम इंतखाबात की, क्योंकि जिसकी पूरे मुल्क में खासी चर्चा होती हुई नजर आ रही है। लेकिन इस वीकेंड पर कुछ ऐसा हुआ जो कि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और जब हो गया तब भी सब हैरानी में मुब्तला थे कि भाई ये हो कैसे गया है, इस पर आमादगी का इजहार कौन कर रहा है। क्योंकि बार बार एक सवाली निशान होता था कि आम इंतखाबात का होना इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि मार्च में सेनेट इलेक्शन होने वाले हैं। लेकिन मामला कुछ ऐसा भी है कि सेनेट जो कि 97 अरकान पर मुश्तमिल है, वहां पर किसी पेशगी इत्तला के बगैर सिर्फ 14 अरकान की मौजूदगी में 8 फरवरी को तयशुदा इंतखाबात के इल्तवा की करारदाद का अचानक पेश किया जाना और महज 12 अरकान की हिमायत से मंजूर कर लिया जाना मुल्क भर में एक साजिश के तौर पर देखा। बिल्कुल साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। जब सुप्रीम कोर्ट की और चीफ जस्टिस की वहां से इंस्ट्रक्शन है इस हवाले से कि इस मामले को कहीं ना कहीं डिस्कस करने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपने अपने ड्राइंग रूम्स में डिस्कस करना है तो वो तो आप कर सकते हैं। सोशल मीडिया पर, टीवी पर बैठकर जो सहाफ़ी हैं, तज्जियाकार हैं, वो भी इस मामले को डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि चीफ जस्टिस ने कहा था कि इंतखाबात 8 फरवरी को हर हाल में होंगे। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं अफनानुल्लाह और निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी, जिन्होंने इस करारदाद की मुखालफत भी की है, जबकि PTI के रुकन गुरदीप सिंह और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरा मुंतंगी ने भी रायशुमारी में हिस्सा नहीं लिया है। और मजीद पुरस्कार बात इसमें यह भी है कि किसी भी रुकन ने कोरम पूरा होने की निशानदेही भी नहीं की है, क्योंकि अगर ऐसा कर लिया जाता तो फिर ये करारदाद ऐवान में पेश ही नहीं की जा सकती थी।
लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं मौलाना फजलुर रहमान जो कि काफी अरसे से कहते दिखाई दे रहे हैं कि इलेक्शंस को थोड़ा सा डिले कर देना चाहिए। पहले वजह वो कहते थे कि सर्दी बहुत ज्यादा होगी, फिर हमने देखा जिस तरह से उन पर अटैक भी हुआ, तो उन्होंने कहा कि इलेक्शन मुलतवी करने की जो सेनेट की करारदाद है ये उनके मौकिफ की तायद है, क्योंकि इलेक्शन का माहौल नहीं है, हम जलसों में नहीं जा सकते हैं, हमारे जलसों में शिरकत पर लोगों को अब धमकियां भी दी जा रही हैं। अच्छा, मैंने ये भी देखा है अनवार, अब एक अरसे से आप भी प्रोग्राम्स कर रहे हैं सोशल मीडिया और हम पॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हैं, हमें पता है कि मौलाना जब भी बात करते हैं ना तो मौलाना खुद से बात नहीं करते हैं। मौलाना इशारों कनाइयों में शायद कहीं ना कहीं किसी का मैसेज कन्वे कर रहे होते हैं। मौलाना इस बार किसका मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे हैं, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर अपने सीनियर एक्सपर्ट से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ सेक्टरल इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब जो है उन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। अब सेक्टरल इलेक्शन कमीशन के इस्तीफे की खबर पर तर्जुमान इलेक्शन कमीशन ने अपने बयान में वाजे किया कि सेक्टरल इलेक्शन कमीशन कोरोना के बायस रुखसत पर हैं और उमर हमीद के इस्तीफे से मुतालिक कोई अपडेट नहीं है, जिस पर निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी ने सेनेट में इंतखाबी अल्तवा की करारदाद पर तबसरा करते हुए कहा है कि वो इलेक्शन के अल्तवा से मुतालिक सेनेट की करारदाद पर तबसरा नहीं करेंगे। ये भी बहुत बड़ा सवाल, ये निशान बिल्कुल ऐसी है कि वो किस तरह से तबसरा नहीं कर सकते जब वो किसी भी चीज पर तबसरे के लिए तैयार रहते हैं। तो जिस काम के लिए उन्हें रखा गया है उस पर कैसे नहीं करेंगे भाई? बात नहीं कर रहे हैं। सबसे आम मामला इस वक्त पूरे पाकिस्तान में यह है कि इंतखाबात कब होंगे, कैसे होंगे, शफाफ होंगे, नहीं होंगे, और इसकी जिम्मेदारी खुद निगरान वज़ीर आज़म पर है। निगरान हुकूमत अब ये कह रही है कि वो ऐसी किसी भी सरगर्मी का हिस्सा नहीं बनेंगे जिससे इलेक्शन कमीशन के काम में मुदाखलत हो। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हमाद अजहर के कौमी असम्बली के लिए जो कागजात नामजदगी हैं वो मुस्तरद हुए थे, ताहम जो पंजाब असम्बली की नशिस्त के लिए हमाद अजहर और उनके वालिद के कागजात मंजूर हो चुके हैं, और उधर इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने NA 119 लाहौर से मरीम नवाज के कागजात नामजदगी की मंजूरी के खिलाफ जो नदीम शेरवानी ने अपील की थी उस पर अब फैसला महफूज कर लिया है। दूसरी तरफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने मियां माली से कौमी असम्बली के हल्का NA 89 से बानी PTI के कागजात नामजदगी मुस्तरद के खिलाफ अपील पर अब फैसला भी महफूज कर लिया। जबकि बैरिस्टर गौहर खान ने कह रहे हैं कि PTI का किसी के साथ कोई झगड़ा नहीं है, तमाम इदारों का एहतराम करते हैं और PTI ने अदलिया के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। जबकि इसके बरक्स अगर हम देखें तो शेर अफजल मरवत इससे पहले कुछ और कह चुके हैं। इंतखाबी उम्मीदवारों की टिकटों की बात करें तो अभी नून लीग की टिकटों की तकसीम के हवाले से फैसला नहीं हो पाया है, लेकिन इसके लिए नून लीग के इंतखाबी उम्मीदवारों को बहुत इंतजार करना पड़ रहा है। इसी पर बात कर लेते हैं। सीनियर दर्जे का नासिर चौथाई साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उन्हें वेलकम करते हैं। NBC, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। सबसे पहले तो हमें यह बताएगा कि जो सेनेट की करारदाद पेश की गई, पेश करने के बाद मंजूर भी हो गई, कहने वाले कह रहे हैं हम बात नहीं करेंगे, मुर्तजा सोलंकी साहब निगरान हुकूमत का हिस्सा हैं, वो कह रहे हैं मैं कोई तबसरा नहीं करूंगा, ये आखिर हुआ क्यों और कैसे हो गया इतनी जल्दी? जो भी हुआ बहुत गलत हुआ, गैर अखलाकी हुआ, और साजिश कह लें आप या किसी का इशारा कह लें, किसी का फरमाइश कह लें। ये ग्रुप जो है दिलावर खान का, ये बहुत टिपिकल ग्रुप है। ये हर मौके पर इसी तरह के कारनामे अंजाम देता है और उसके बाद उसकी वजाहतें होती रहती हैं। कल सेनेटर कहदा बाबर बार बार कस्में खा रहे थे कि हमारा मतलब इंतखाबात का अल्तवा नहीं था, हमारा मतलब सिक्योरिटी की लैप्सिस की तरफ निशानदेही करना था। ये सब बहानेबाजियाँ हैं। अच्छा, मुर्तज़ा को बता दूँ, मुर्तज़ा सोलंकी का, कि मुर्तज़ा सोलंकी सेनेट में मौजूद थे और उन्होंने करारदाद की मुखालफत की थी। वो जिस अंदाज में भी की थी वो की थी कि उनका आई अपोजिट। तो उसके बाद बाहर वो कुछ भी कहते रहे, डर जाए या सेनेट पर तबसरा ना करना चाहें, वो उनकी मर्जी पर है। बात यह है कि बात खुल के सामने आ गई है। इससे बहुत पहले, ये आज की बात नहीं है, बल्कि तकरीबन जब इंतखाबात की डेट का अनाउंसमेंट हुआ था उस वक्त मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था भाई बहुत सर्दी होगी, पोलिंग स्टेशन काम नहीं कर पाएंगे, ये होगा, बड़े बहाने किए थे उन्होंने और उन्हें जवाब पेश किए थे। मौलाना के जवाब बहुत टिपिकल होते हैं, बहुत सलीके से जवाब पेश करते हैं वो, और लेकिन वो बिल्कुल सही कहा आपने, उस जवाब के पीछे कोई ख़ास बात होती है। उस वक़्त मुस्लिम लीग भी इंतखाबात की इल्तवा की तरफ माइल थी। उस वक़्त ये सूरत हाल थी कि टाइम नहीं है, अभी ये नहीं है, वगैरह वगैरह। फिर नवाज शरीफ साहब भी खासे ताखिर से आए थे और ताखिर से आने के बाद अभी तक एक जलसे के बाद बाहर नहीं निकले। उन्होंने कोई कैंपेन शुरू नहीं किए। जो मरीम की कैंपेन थी वो भी रुक गई है, वो भी रोक दिए उन्होंने। लेकिन और साथ साथ सबसे बड़ा मसला जो मुस्लिम लीग को हो रहा है वो हो रहा है टिकटों की तकसीम का। कल रात तक कोई ऐसा मुआहदा नहीं हो पाया था जो काफ से हो, MKM से हो या जहांगीर तरीन वालों से हो।
आप यहाँ किसी से हो, कोई मुआहदा नहीं हो पाया कि सबने मुंह खोल रखे हैं बड़े बड़े। कोई 20 सीटें मांग रहा है, कोई 15 मांग रहा है, कोई पूरा कराची मांग रहा है। इस तरह की सूरत हाल है और इसमें मुस्लिम लीग यकीनी तौर पर ब्लैकमेल हो रही है। अब कल उन्होंने कहा तो सही है हमारे इरफान साहब ने कि हमारी तो बस भरी हुई है। भाई बस भरी हुई नहीं होनी चाहिए, बस सीट टू सीट होनी चाहिए और उसका अनाउंसमेंट होना चाहिए कि ये बस भर गई है, अब आगे गुंजाइश नहीं है हमारे पास। खैर, तो अब ये जो सेनेट की करारदाद है, इसका हशर जो होना है वो तो खैर आपको भी पता है, मुझे भी पता है। एक और करारदाद आएगी, वो तकरीबन आधा से ज़्यादा सेनेट पेश करेगी। एक तो पेश हो चुकी है सेनेटर मुश्ताक की और वो एजेंडे पर आ गई अब तक। हालांकि वो करारदाद जो इल्तवा के बारे में थी वो मिनटों में मंजूर हुई है, मिनटों में मंजूर किया गया है। इसके लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन ये क्योंकि एजेंडे पर है इसलिए मजबूरी है चेयरमैन सेनेट की। लेकिन बेग साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? मुस्लिम लीग नून ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने और पीपल्स पार्टी ने भी कोरम की निशानदेही नहीं की है। फिर क्या ये सभी चाहते हैं या फिर मलबा सिर्फ मौलाना फजलुर रहमान पर डाला जाएगा कि वो ये कह रहे हैं कि सर्दी होगी, या वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी रिस्क बहुत ज्यादा है? सिक्योरिटी रिस्क 2008 में भी था, सिक्योरिटी रिस्क 2013 में भी था, ज्यादा बड़ा था जी। वो मौलाना साहब ने कल कहा इतना नहीं था, मैं कह रहा हूँ ज्यादा बड़ा रिस्क था वो। हाँ, तो बेनजीर भुट्टो की शहादत हो गई यार, इसके अलावा और क्या चाहिए आपको? और कितने दर्जनों धमाके हुए हैं। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग महदूद हो गए, खुद मौलाना भी महदूद हो गए थे, जलसे नहीं कर पाए थे। और वो तो खैर मैं क्या कहूँ, क्या उसके पीछे क्या था, उसके पीछे बहुत कुछ था। अब सूरत हाल ये है कि इनमें ये कह देना, अच्छा चले सिक्योरिटी रिस्क है, खतरा है, मौसम खराब है, तो ये सिक्योरिटी रिस्क खत्म कब होगा? कोई डेट दे दें मुझे आप, कोई ऐसी डेट दे दें कि जब आप कहें भाई रिस्क नहीं होगा, हम कोई मसला नहीं है, सब ऑल क्लियर। ऐसा कुछ नहीं है। पाकिस्तान में जो सूरत हाल है वो बरकरार है, वो ही रहेगी। शायद बेहतर हो जाए, शायद बेहतर हो जाए, इससे ज़्यादा ख़राब नहीं होगी। तो ये सब बहानेबाजियाँ होती हैं, कभी एहतसाब होता है, कभी हिसाब होता है, कभी मौसम ख़राब होता है, कभी सिक्योरिटी रिस्क होता है। ये सब साफ कह दो कि बहाना है, हमको आना नहीं है। तो लेकिन ये कल फैसल कुंडी ने अच्छी बात कही कि बहादुर लीडर चाहिए पाकिस्तान को। बेनजीर भुट्टो तो बारूदी सुरंगों पर चलती हुई इंतखाई मुहिम चला रही थी, और खाली बेनजीर नहीं, सैकड़ों लोग शहीद हुए इस दौरान, सैकड़ों लोग शहीद हुए कारसाज में, लियाकत बाग में, लाहौर में, पेशावर में, हर जगह पर। ये कोई नई बात नहीं है, सिवाय पीटीआई के किसी को क्लियरेंस हासिल नहीं थी जलसे करने की। आपने जरा भी पीटीआई की क्लियरेंस के हवाले से बात की ना, तो एक आम तासुर लोगों में अब ये पाया जाना शुरू हो चुका है कि शायद कि उनके लिए रास्ते थोड़े से आसान किए जा रहे हैं। और फिर से पहले मैं आपकी गुफ्तगू की तरफ लेके जाऊंगी, जो आप बात करते हैं ना पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ के, ग्राउंड पर हमें कोई जलसे जुलूस, कोई कैंपेन्स वगैरह नजर नहीं आ रही है। फिर आरिफ अमीर भट्टी साहब की तजदीद से आप कितना अग्री करेंगे? वो ये कह रहे हैं कि कहा जा रहा है नून लीग को कि आया कि या तो आप IPP के साथ सीट एडजस्टमेंट करें या फिर जाएं और जाकर इलेक्शन लड़ें। हो सकता है ये हो रहा हो, लेकिन क्योंकि जिस तरह मुस्लिम लीग फंसी हुई है, कहते हैं ना सी उड़ाएंगे, जिस तरह फंसी हुई है उसको उस तरह फंसना नहीं चाहिए था। ये मुस्लिम लीग का यानी मौजूदा वकार नहीं है, पिछला वकार तो खैर छोड़ें, ज़िया-उल-हक के साथ थे वो। इस वक्त जो मुस्लिम लीग का वकार है वो बड़ा ऊंचे लेवल पर था। नवाज शरीफ की वापसी तक लोगों को बड़ी उम्मीदें थी, नवाज शरीफ आएंगे, एक बड़ी कैंपेन शुरू करेंगे, जगह जगह जाएंगे। अब ये कह देना कि हमें जाने की जरूरत नहीं है, ये कोई जवाब नहीं है। इंतखाबी कैंपेन ऐसे नहीं होती है। ये कह देना कि अभी हमारे पास, हम तय कर रहे हैं टिकट किसको दें, ये हो जाएगा, ऐसा थोड़ी है। हमारी पार्टी छोटी नहीं है, पार्टी छोटी है आपकी, ये तय कर लें। आपको बड़ा किया गया खींच खांच के, ये भी तय कर लें। लेकिन अब आप पर अगर लोग ज्यादा हैं, लोगों ने ये, आपने ये कहना शुरू किया है कि हमसे कह दिया गया है कि हम आ रहे हैं, तो फिर उसको निभाएं ना, उसको निभाएं, अपना फुट डाउन करें, कहें जी ये टिकट है हमारे, जिसको आना है आए, जिसको आना है नहीं आए, इंतखाब में चले जाएं, इंतखाब लड़ें। और ये बात भी तय है कि मुस्लिम लीग को 2/3 अक्सरियत नहीं मिलनी, किसी भी तरह नहीं मिलनी। वो किसी से भी इत्तेहाद कर लें, इत्तेहाद शेर के निशान पर नहीं होगा, इत्तेहाद हर पार्टी का अपना अपना होगा, अपने निशान के ऊपर होगा। इसका मतलब है हर पार्टी अपने तौर पर असेंबली में जाएगी और
एक बार फिर मेरा ख्याल है इत्तेहादी हुकूमत कायम होगी आने वाले इंतखाबात के बाद। तो ये तो भूल जाइए आप कि 2/3 किसी को भी मिलेगा। ये भूल जाइए कोई भी पार्टी इस पोजीशन में होगी कि अकेले हुकूमत कायम कर सके, ये भी मुमकिन नहीं है। ये मुमकिन नहीं है कि चारों सूबों में किसी की भी हुकूमत हो। जो लोग ये कह रहे हैं ना, बिलावल भी कह रहे हैं, मुस्लिम लीग भी कह रही है, सब कह रहे हैं। कहने को तो एमक्यूएम भी कह सकती है कि पूरे पाकिस्तान में हम तब्दीली लाएंगे, वो कह रहे हैं वो लोग। लेकिन सब कहने की बातें अलग होती हैं और अमली सूरत हाल ऑन ग्राउंड सूरत हाल अलग होती है। आप महंगाई के बारे में एक बात करते हुए आए थे कि साहब महंगाई बहुत है, हम महंगाई को बदल देंगे, नवाज शरीफ आएगा, तरक्की लाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी। कल आप बता रहे हैं कि साहब महंगाई ऐसे खत्म नहीं होगी। महंगाई के लिए कोई गैर जरूरी वादे करने की जरूरत नहीं है। हम ऐसे वादे नहीं करेंगे कि जिनको वफा ना कर सके हम। पहले आप जब नहीं आए थे तो कह रहे थे हम ये वादे करते कि महंगाई खत्म करेंगे, अब कह रहे हैं ऐसे वादे हम नहीं कर सकते जो वफा ना करें। तो कंट्राडिक्शन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा कंट्राडिक्शन है अंदर पार्टी में। सेनेट की करारदाद से पहले हम देख लें मामलात या सेनेट की करारदाद के बाद अब मामलात देख लें। बहुत से ऐसे लोग हैं, मैं मुबशर लुकमान साहब को कोट करना चाहूंगा। उन्होंने तो कहा कि आने वाले दिनों में हम ये भी देखेंगे कि निगरान सेटअप ही प्रोलॉन्ग करेगा। और अगर हम बात करें मोहसिन नकवी साहब के हवाले से, तो वजीर आला पंजाब जो इस वक्त है, निगरान वजीर आला, उनकी कबूलियत है और जिस तरह से वो काम करते आए हैं, 15 सालों में किसी ने पंजाब में काम नहीं किया, इसलिए शायद निगरान सेटअप प्रोलॉन्ग करे। तो ये सोच भी साथ साथ कहीं ना कहीं चल रही है और सेनेट की जो करारदाद आई है उससे भी काफी शुकूक व शुबहात अब जन्म ले रहे हैं। देखिए, इसमें दो बातें हैं। आप लोग बहुत ज़हीन लोग हैं माशाल्लाह, अंदाजा आपको भी होता है, स्टडी भी करते हैं आप लोग, आपकी नज़र अखबारात, बैरूनी अखबार पर भी होती है। वो दौर ख़त्म हो गया जब आप कोई ऐसा सिस्टम जो मुंतखब ना हो या मार्शल लॉ या कोई ऐसी इमरजेंसी, उसको आप एक्सटेंड कर सके। सबकी नजरें पाकिस्तान के ऊपर है और छोड़ दें आवाम को। आप अमेरिका है, कॉमनवेल्थ है, यूरोपीय यूनियन है, इनकी अपनी कुछ पॉलिसीज हैं। इनकी अपनी पॉलिसीज ये हैं कि जिस मुल्क में मुंतखब हुकूमत ना हो और मुकर्रर मुद्दत में इंतखाबात ना हो, उस पर पाबंदी लगा दी जाए। अब एक तरफ तो आप मुझसे कह रहे हैं कि हम माशी सूरत हाल को ठीक करेंगे, माशी हालात को ठीक करेंगे पाकिस्तान के। बहुत नोबल जेस्चर है, बहुत नोबल कॉज है ये, और ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फिर जब आप इम्कानी तौर पर जमहूरी हुकूमत का खात्मा करेंगे और जमहूरियत की वापसी का रास्ता बंद करेंगे, तो आप पर सबसे पहले, मैं अवाम की बात बाद में करूंगा, सबसे पहले गैर मुल्की दबाव आएगा। अमेरिका बार बार कह रहा है कि हम देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि पाकिस्तानी कानून के तहत इंतखाबात हो, हमारा कोई लाडला नहीं है। ऐसी ब्रिटेन है, ऐसी कॉमनवेल्थ है। अच्छा, यूरोपीय यूनियन की तो ऑटोमेटिक पॉलिसी है, वो बात नहीं करते हैं, वो सैंक्शंस लगा देते हैं वो। फिर पाकिस्तानी अवाम किस तरह करेंगे रिएक्ट? पाकिस्तानी पॉलिटिकल पार्टियां अगर रिएक्ट नहीं करेंगी तो किस मुंह से फिर अवाम में वापस जाएंगी? किस मुंह से जमहूरियत की बात करेंगी? किस मुंह से बुनियादी हुकूक की बात करेंगी? किस मुंह से ये कहेंगी? उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा मसला है कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया, सुप्रीम कोर्ट ने कोई फैसला नहीं दिया। सुप्रीम कोर्ट ने सबसे कहा कि आप बात करें, तय करें, प्रेसिडेंट साहब से डेट लेकर आए और लाके हमें बता दें क्या डेट है। उन्होंने 8 फरवरी डेट दी, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि 8 फरवरी को आम इंतखाबात होंगे। अब इस डेट से मफर मुमकिन नहीं। लेकिन एनबीसी, आपको लगता है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अब उस तरह से अहमियत दी जा रही है जैसे कि माजी में दी जाती रही है? ऊपर से हमने देखा कि कुछ फैसले अभी भी हवा में मौल लेके हैं। ऐसा महसूस हो रहा है कि नजरिए जरूरत के तहत उनको पढ़कर सुनाया जाएगा। 62F1 का फैसला महफूज हो चुका, आज भी आ सकता है, एक्सपेक्टेड तो यही है। क्या देख रहे हैं आप? अदलिया इलेक्शन एक्ट के साथ जाएगी या फिर अपना ही कोई डिसीजन देगी? नहीं, मैं किसी अदलिया की बुराई नहीं करता। मैंने ज़ियाउल्लाह वाली अदलिया भी देखी है जिसने बेशुमार लोगों को कोड़े मारे, कोड़े मारने की परमिशन दी, फांसियां दी लोगों को। एक वो फैसला भी अभी रेफरेंस शुरू होने वाला है, बड़ा रेफरेंस है, भुट्टो वाला रेफरेंस, और बड़ी जरूरतमंदी है कोर्ट की है कि उसने रेफरेंस को टेबल किया है और उस पर समाअत की है। फिर सुप्रीम कोर्ट जुडिशल प्रोसीजर एक्ट था, उसके बारे में एक बहुत क्लियर कट फैसला दिया है। तो ये अदालत जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट फैसले दे रही है और ये गैर मामूली फैसले दे रही है, ये गैर मामूली फैसले दे रही है। अच्छा, इनमें से जो जज हैं कुछ,
उनको कोई फिक्र नहीं होती जी। कि क्या सूरत हाल है। वो पार्लियामेंट की बात करते हैं, वो आइन की बात करते हैं, वो कानून की बात करते हैं। उनके नज़दीक आइन बालातर है। तो जब वो कहते हैं आइन बालातर है, कानून उसके नीचे आता है और पार्लियामेंट बालातर है, तो फिर मामला खत्म हो जाते हैं, मामला तय हो जाते हैं कि फैसला क्या होना है। तो बहुत से फैसले इसी तरह आ ठीक चुके है। हैं, कुछ जो महफूज हैं वो भी आ जाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो है वो 8 फरवरी का जो कौमी इजमा है, कौमी इत्तेफाक है, जी। जिस पर पीटीआई, जमात इस्लामी, मुस्लिम लीग, पीपल्स पार्टी सब मुत्तफिक थे, सारी पार्टियां मुत्तफिक थी। उसके बाद उन्होंने फैसला, उन्होंने सालिसी की है दरअसल, और उस पर वो अब कायम है। अब वो उस पर अड़े हुए कि और जब भी कोई हाई कोर्ट गलत फैसला करती है तो वो उसको स्ट्राइक डाउन करते हैं। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट का फैसला स्ट्राइक डाउन किया रिटर्निंग ऑफिसर के बारे में कि भाई आप कौन है भाई, आप तो इंतखाबात में देर कर देंगे इस तरह। पेशावर हाई कोर्ट का फैसला स्ट्राइक डाउन किया उन्होंने। तो ये हो रहा है, और लेकिन ये बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि अंडर करंट इंतखाबात को आगे बढ़ाने की, थोड़ा सा आगे बढ़ाने की, थोड़ा सा कहीं ना कहीं कोशिशें की जा रही हैं, कोशिश हो रही है। ठीक है। और ये कोशिश गलत कोशिश है। देखिए, अगर आपको मईशत को तरक्की देनी है, आपको समाज को तरक्की देनी है, तो इंतखाबात बहुत जरूरी है। पाकिस्तान इंतखाबात की बुनियाद पर ही कायम हुआ था। ठीक है। बेग साहब, अब बानी पीटीआई के हवाले से मैं पूछना चाहूंगा, जेल में बैठकर अब ये कहा जा रहा है, इकोनॉमिस्ट में वो कॉलम लिख रहे हैं, ऐसा वाकया आपको लगता है पहले भी कभी हुआ है? और हुकूमत अब इस मामले पर जो हुकूमत का स्टांस है वो भी बड़ा डिफरेंट है, वो उसको घोस्ट मामला कह रही है। अच्छा, ये घोस्ट स्टोरीज भी बहुत होती हैं, घोस्ट आर्टिकल आज भी छप रहे हैं। मतलब जो लोग रिहा हैं और जो नहीं, उन्होंने घोस्ट राइटर रखे हुए हैं जो उनके नाम से लिखते हैं, उर्दू में, अंग्रेजी में, वगैरह वगैरह। ये कोई नई बात नहीं है। घोस्ट लेकिन बेग साहब, इकोनॉमिस्ट जैसा इदारा ये छाप देगा, क्रेडिबिलिटी है उनकी। मैं आ रहा हूँ, जरूरी आ रहा हूँ। तो ये जो कुछ भी है, मेरा ख्याल है, याद देखिए, अंदर से बाहर आना कोई बड़ी बात नहीं है। उसके लिए कतई जरूरी नहीं है आपके पास कागज कलम हो, उसके लिए कतई जरूरी है आपके पास यूएसबी हो। उसके लिए पुराने बयान निकालें किसी के, आप उनको जोड़ के बनाए, आर्टिकल बन गया। जितनी तकरीरें पुरानी उनको जोड़ दे, आर्टिकल बन गया, अमेरिकी साम्राज्य, अमेरिकी साजिश, अमेरिका फना, वगैरह वगैरह वगैरह। और ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि किसने प्लांट किया, तो दुरुस्त बात है कि किसने प्लान किया, किसने उसको अरेंज किया, किसने मैनेज किया और किसने पब्लिश किया। अब ये डिपेंड करता है इकोनॉमिस्ट पर। दूसरे अखबार, किसी दूसरे अखबार में भी आ सकता है, कोई मसला नहीं, आ सकता है और आना चाहिए। बाहर बैठे हुए लोग कुछ भी लिख सकते हैं। लेकिन एक मुक़य्यद लीडर की आवाज अक़वाम आलम तक पहुंचना, दूसरी उसकी बड़ी मुखालिफ पार्टी के लिए कितना बड़ा लम्हा फिक्र है। जाहिर सी बात है, हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो बौखलाहट थी वो सोशल मीडिया पर देखने वाली थी, पर जिस तरह से हम लोग सेनेट के करारदाद के वाले से भी बात कर रहे हैं, क्या ये खामोशी इसलिए तो नहीं थी क्योंकि वो खुद भी सोचने पर मजबूर होंगे आखिर फैसिलिटेट कौन कर रहा है, और जमानतें देने वाले कह रहे होंगे भाई हम इसमें इन्वॉल्व नहीं, आप लोग कैसी बातें कर रहे हैं? देखिए, मेरा ख्याल है जो लंदन में मीडिया का, सोशल मीडिया का इनका हिस्सा है, बड़े अच्छे लोग हैं वो, बड़े ताकतवर लोग हैं वो। मेरा ख्याल है वो लोग पूरी कैंपेन चला रहे हैं। शायद, मुझे यकीन से मैं नहीं कह सकता, लेकिन एक इत्तला ये आई है कि वही कैंपेन चला रहे हैं, वही वहाँ से जनरेट कर रहे हैं कंटेंट को और उसको ही आगे बढ़ाया जा रहा है। और फिर यहाँ का जो सोशल मीडिया है वो उसको पिक करता है, उसको उठाता है, आगे बढ़ाता है। वो पता है आपका वारदात क्या होता है, तो उसको वो करता है, वो कोई मसला नहीं है। किताबें पहले भी लिखी गई हैं। भुट्टो साहब की मशहूर तरीन किताब इफ आई एम असैसिनेटेड, वो सिगरेट के जो कागज होते हैं ना, पन्नी जिसे हम कहते हैं, और सिगरेट का डब्बिया की गत्ता, उस पर लिखी गई है किताब, पर नोट्स लिख के वो स्मगल हुए। जावेद हाशमी की किताब है, वो जेल में लिखी गई है। लोगों ने जेल में बड़े मुताले किए हैं, तफहीम कुरान लोगों ने पढ़ी है वहां जाकर, बाहर आके मौलवी बन गए। उसके बाद बहुत से वाकयात हैं। मेरा ख्याल है आज़ादी से पहले भी किताबें लिखी गई हैं। ये बात नहीं है, बात ये है कि ये किसने किया, ये किसने किया, और ये जिम्मेदारी पूरी की पूरी हुकूमत पर आती है। इन्वेस्टिगेट करे। जिलर ने कह दिया जी हमारे तो कोई इम्कान नहीं है। एक खतरा अब मुझे क्या है कि जो आज़ादी
कैदी के वकील को हासिल थी, वकीलों को हासिल थी कि वो 4-4, 5-5 इकट्ठे जाया करते थे, फिर फैमिली जाया करती थी, फिर दोस्त जाया करते थे। जी शायद उस पे अब कुछ कमी आ जाएगी। ठीक उस है। पे कमी है कि जेल हुक्काम जो है सख्ती करेंगे, ज्यादा स्कैनिंग करेंगे, ज्यादा तलाशी लेंगे, जो कुछ भी है। और यही गलती होती है बाज लोगों की कि जो वक्त से पहले अपने आप को एक्सपोज करते हैं और उसके बाद पाबंदियां भुगतते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया सीनियर तजियाकार नासिर बेग चौथाई साहब हमारे साथ इन कॉन्वर्सेशन थे। नाज़रीन ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको दोबारा ज्वाइन। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से सिंध में कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्तों के लिए पार्टी टिकट्स मिलने वाले खुश नसीबों को देखें तो फिर हमें बहुत सारे पुराने चेहरे नज़र आते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही ये रवायत रही है कि वो इलेक्शन में नए चेहरों को भी मौका फराहम करते हैं। और कराची के हल्का PS 102 से अकरबा फातिमा इलेक्शन में हिस्सा ले रही हैं। सिर्फ 26 साल की उम्र में वो सिंध की सूबाई असम्बली का इलेक्शन लड़ने जा रही हैं, जो कि पूरे ही अगर हम पाकिस्तान की लड़कियों के हवाले से बात करें तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छी चीज़ है कि ख़वातीन भी आगे आएँ और सियासी मैदान में हिस्सा लें, और इस कम उम्र में भी आप हिस्सा ले सकते हैं। ऐसा ही है, तो इसलिए हमें ज्वाइन कर रही हैं सैयदा अकरबा फातिमा। उन्हें वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड अकरबा। सबसे पहले तो ये कि मुझे खुद सुनकर ये बहुत अच्छा लगा कि एक यंगस्टर जो है वो पॉलिटिकल साइड की तरफ आ रही हैं खातून। खुद आपको कैसा महसूस हो रहा है कि मतलब हमने देखा है कि स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो वैसे ही हमारे मुल्क में खत्म हो गई है, ऐसे में खवातीन का आगे आना, उनका लीड करना किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, तो ये तो इस वक्त बहुत ही मुश्किल हमें होता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जैसी जमात का इतनी कम उम्र में आपको टिकट देना और मखसूस नशस्त पर भी आप नहीं है, तो ये कितना बड़ा चैलेंज होगा आपके लिए आम इंतखाबात में? थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। बिल्कुल आपने ठीक बात की कि ख़वातीन को ख़ास तौर पे हमारे मुल्क में सियासत जो है वो सियासत में चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और वो भी आप जब व्हेन यू आर यंग एंड एंटरिंग इनटू पॉलिटिक्स। लेकिन मैं एक ऐसी जमात से ताल्लुक़ रखती हूँ, आपको पता है शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब पॉलिटिक्स में आई तो शी वाज वेरी यंग। तो जब वो पॉलिटिक्स में आई एट द यंग एज तो उनके मुखालफिन ने यही लफ्जों का इस्तेमाल किया कि खातून है, कमजोर है, छोटी है, यंग है, वो नहीं कर पाएंगी। लेकिन हम सब ने देखा कि शहीद बीबी साहिबा ने अपने यंग एज में एक मेल डोमिनेटेड सोसाइटी में अपना लोहा मनवाया और 2 बार मुस्लिम ममालिक की वजीर आजम बनी, और ये एजाज उनको गया कि वो पहली मर्तबा मुस्लिम ममालिक की वजीर आजम बनी। तो मुझे उनसे हमेशा से एक इंस्पिरेशन मिला कि हमें पॉलिटिक्स में आना चाहिए। और मेरी वालिदा एक सीनियर कारकुन थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो मैं इंतजार कर रही थी कि मैं 25 साल की हूँ और इलेक्शन में हिस्सा लेने के काबिल हो जाऊं। तो मैंने अपनी पार्टी से रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ये मौका दें, और इंशाल्लाह क्योंकि एक तवील अरसे से हमारा यहाँ पर पूरी फैमिली बैकग्राउंड है, और हम देखिए एक जमात का वोट तो होता है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक बहुत बड़ी जमात है और उनका अपना वोटर है, उनका वोट है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताती चलूं कि शख्सियत का वोट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है और होता है। तो 65% जो यूथ है हमारी मुल्क की वो डिपेंड करती है नौजवानों पर। तो जब एक नौजवान क़यादत को देखते हैं, चाहे वो किसी भी आप PS को कराची से उठा लें या सिंध से उठा लें या किसी भी आप सूबे से आप उठा लें, तो हर PS में हर NA की सीट के जो वोटर्स हैं उनमें जो मेजोरिटी वोटर्स की है वो यंगस्टर्स हैं। तो जब यंगस्टर्स देखते हैं कि उनका नौजवान ही उनके साथ खड़ा हुआ है तो वो जाहिर है वो जानते हैं, उनकी माइंडसेट उनसे मिलती है। और मैं समझती हूँ कि यूथ को मौका मिलना चाहिए और उनसे पॉजिटिव उम्मीद रखनी चाहिए कि जो मामलात हमें माजी में दरपेश हुए हैं, जो खामियां रही हैं, उनको चेंज किया जाएगा और उन पर बेहतरी लाई जाएगी। ठीक है अकरबा, तो कब से ये स्ट्रगल जारी है? सियासत में आने का शुरू से शौक था और विद इन द पार्टी भी फिर बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ता है, जिस तरह से आप खुद कह रहे हैं कि मेल डोमिनेंट सोसाइटी है हमारी, मुश्किलात तो यकीनी तौर पर होती हैं। जी बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन आपको पता है जैसे पीपल्स पार्टी तो एक फैमिली की तरह है। तो जो कि मेरी वालिदा एक सीनियर कारकुन थी, तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से एक ग्राउंड मिला कि मैं काम करती। और जब मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि मैं सूबाई डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी भी हूँ यूथ विंग की।
तो जब मैं 19 साल की थी तो मुझे ये सूबाई सतह पर ये ओहदा मिला। ठीक है। तो इन द बिगनिंग आई वाज नॉट दैट अवेयर पार्टी पॉलिटिक्स से और पार्टी की पॉलिसीज से, लेकिन जब मैंने ये जिम्मेदारी संभाली तो उसके बाद हमारे बहुत से ऐसे मसाइल, देखें हर जमात में मसाइल होते हैं, लेकिन फिर अगेन पीपल्स पार्टी की जो एक लीडर थी वो खातून थी, तो पीपल्स पार्टी में खास तौर पे खवातीन को बहुत अच्छा स्पेस मिलता है और एक रिस्पेक्ट मिलती है और बहुत अच्छे तरीके से आपको जो है प्रोटेक्शन फील होती है, देन इजीली आप जो है पॉलिटिक्स कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि किस हलके से आप इलेक्शन लड़ रही हैं और वहां पर आपके कॉम्पिटिटर कौन कौन है? देखिए यहाँ PS 102 है, यहाँ ये बेसिकली जमशेद क्वार्टर, मार्टिन, पाकिस्तान क्वार्टर मेरे हलके में आता है, मेरे पास इनकी यूसीज आती हैं और हमारे यहाँ पर माजी में PTI ने विन किया था, लेकिन बदकिस्मती से वो विन करने के बाद 5 साल नजर नहीं आए हमें इस हलके में, जो यहाँ के उम्मीदवार विन किया था, जिन विन कैंडिडेट थे। मैं आपको बताऊं कि देखें एक बात बड़ी अंडरस्टैंड करने की है, वो ये है कि जब आपके पास सूबे की हुकूमत होती है, कराची का मेयर आपका होता है, तो आप इख्तियारात का रोना नहीं रो सकते हैं विन करने के बाद अपने हलके में। अब यहाँ के जो माजी के कैंडिडेट थे, चाहे फिर वो आप डिफरेंट जमात से MQM की बात करें या PTI की, वो भी हमारे भाई हैं बिल्कुल, लेकिन उनका एक रोना शुरू से यही था कि उनके पास इख्तियारात नहीं है, क्योंकि उनके पास सूबा नहीं है, उनके पास फेडरल नहीं है, उनके पास कराची के मेयर नहीं है। तो इस बार मैं एक अवाम को भी ये मैसेज देना चाहूंगी कि कम से कम ये जो इख्तियारात के रोने हैं लोगों में, ये अगर आप चाहते हैं कि खत्म हो तो आप नौजवानों को मौका देकर देखें। कितना साल है, देखें ये कोई 10 साल का तो टेनर नहीं होता है, ये 5 साल का। लेकिन अकरफा, हमने देखा है कि एक रवायत रही है कराची की कि वहां पर मेयर किसी और जमात का होता है और सूबा में सियासत कोई और कर रहा होता है, फिर वफाक में हुकूमत किसी और की होती है। मान भी लिया जाए कि मेयर आपकी जमात का, आप जीत भी जाती है, हम दुआ को हैं, इतनी यंग हैं आप माशाल्लाह, एक अच्छे मोटो के साथ ही सामने आएंगी, लेकिन फिर बाद में सुबह ये बात करते हैं NFC अवार्ड के तहत हमें पैसे नहीं दिए जा रहे, इसलिए अब हम पैसे नहीं लगा सकते। अब आया कि अपनी जेब से तो नहीं लगा सकते, मसाइल तो बहुत ज्यादा हैं। तो फिर आपने किन किन मसाइल की निशानदेही की है? स्पेशली जब आप यूथ के हवाले से बात कर रही हैं तो हमने देखा कि PTI यूथ में खासी पॉपुलर जमात है, तो यूथ को मोबिलाइज करने के लिए स्पेशली कराची के हवाले से मैं बात कर रही हूँ, आपने क्या कुछ प्लानिंग कर रखी है? अच्छा, सबसे बड़ा जो इशू है वो ये है कि जो हमारे यंग ग्रेजुएट्स हैं वो बेरोजगार हैं, ठीक है। अच्छा, PTI का मैं ये बताऊं कि उन्होंने जो टारगेट किया था, बिल्कुल वो यूथ को टारगेट किया था, लेकिन आपने देखा कि सोशल मीडिया में उनका एक बिल्कुल मैं कहूंगी कि उनकी एक आर्मी बन चुकी थी सोशल मीडिया पर। उन्होंने वो पेड अपने जो है एम्प्लॉयज हायर किए थे और वो पेड एम्प्लॉयज को उन्होंने टारगेट किया था जो हमारे फ्रेशली ग्रेजुएट्स थे, जो फ्रेश माइंड थे, जिनको चीजों का पता नहीं था, और अनफॉर्चुनेटली उनको बेड प्रोपेगेंडा में यूज किया गया, अपने मुखालफिन के खिलाफ बेशिंग की गई, खवातीन पर जो है इस तरह के आपने देखा माजी में हमारे जर्नलिस्ट के खिलाफ, एंकर पर्सन्स के खिलाफ जो है अनफॉर्चुनेटली बुरे बुरे ट्रेंड्स चलाए गए, जस्ट बिकॉज अगर आप वजाहतें दें, अच्छाइयां दिखाएं, तो इन पेशा पे भी उनको इस्तेमाल किया गया। तो ये एक बड़ा अनफॉर्चुनेट सीन था। तो आप जब अपनी यूथ को एक सही रास्ते पर लेके जाएंगे, सही राह दिखाएंगे, जैसा कि बिलावल साहब ने अभी तक जो अपना मंशूर दिया है वो 10 नुकात पे है अभी इस वक्त मौजूद, उसमें जो है एक नौजवान कार्ड भी है, ठीक है, यूथ कार्ड भी है। तो उस यूथ कार्ड में आपने देखा यही चीजें उसमें उन्होंने बताई गई हैं कि वो जो फ्रेशली ग्रेजुएट्स हैं उनको फाइनेंशियल एड भी की जाएगी, उनको जॉब अपॉर्चुनिटीज भी दी जाएंगी, उसमें उनको डिफरेंट ट्रेनिंग्स भी दी जाएंगी, यही मौके स्किल्स उनमें डेवलप्ड होंगी। देखें, जब हमारी यूथ प्रोग्रेसिव होगी तो ही ये मुल्क तरक्की कर सकता है। और मैं ये मानती हूँ कि सियासत में खास तौर पे यूथ की बहुत जरूरत है कि वो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आए, नो मैटर वो किस जमात से ताल्लुक रखते हैं, कोई वो इसमें वो इशू नहीं है, लेकिन सियासत में दे शुड कम फॉरवर्ड। लेकिन अगर अभी हम देख रहे हैं इलेक्शन में सिर्फ 1 महीना ही बाकी रह गया है, तो आप किस तरह से देख रहे हैं? तैयारी आपने शुरू कर दी है और कितना यकीन है कि लोग सपोर्ट करेंगे और जीत यकीनी होगी फिर आपकी? बिल्कुल, देखिए हमारे यहाँ पर पंडाल मैं समझती हूँ सज चुका है और बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमारे साथ, आप शायद मेरे सोशल मीडिया अकाउंट्स भी देख रहे होंगे, हमारे साथ लोगों का हुजूम बहुत है और बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा है, क्योंकि वो चाहते थे कि नई क़यादत हो, नई सोच हो, नई उम्मीद उनको आई है कि अब पॉजिटिव चेंज आएगा। बिल्कुल, देखिए माजी में कराची में कुछ ऐसे इशूज़ हुए हैं, कुछ वजूहात की बिना पर कराची में जो मामला थे वो नहीं हो पाए जिस तरीके से होने चाहिए थे, और मैं समझती हूँ कि कुछ जुडिशियल
सिचुएशंस ऐसी थी जिसमें सूबाई हुकूमत भी इन्वॉल्व नहीं हो सकती थी। तो लेकिन इस मर्तबा आप देखेंगे कि अल्लाह ताला ने चाहा, जब सूबा भी हमारी हुकूमत होगी, फेडरल में भी हमारी हुकूमत होगी और कराची में मेयर भी हमारा है, तो बड़े बेहतरीन तरीके से, पॉजिटिव तरीके से हम अपने हल्के की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। आपने अपने गुफ्तगू में बताया था कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को ही आपने फॉलो किया, उनकी सियासत को आपने अपना रोल मॉडल समझा, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा कारकुनान खवातीन काम कर रही हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, सबसे ज्यादा किसके काम से आप इंस्पायर हैं इस वक्त? देखिए, मैं अदी फरियाल तालपुर साहिबा से बड़ी इंस्पायर्ड हूँ और उन्होंने हमेशा हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया है और बड़ी बेहतरीन तरीके से, कोई भी शी इज़ लाइक माय मेंटर, कोई भी मुझे इशू होता है, कोई भी हमें होती है तो वो हमें रहनुमाई करती हैं। शहीद बीबी के बाद अगर हमें बेहतर तरीके से, मैं समझती हूँ, संभाला तो वो बिल्कुल हमारी अदी फरियाल तालपुर साहिबा है, उन्होंने दिया। और ये मौका जो हमें आज फराहम हुआ है चेयरमैन साहब ने, उनके तवस्सुल से ही, क्योंकि हमारी वुमेन विंग तो ये जो आपको टिकट्स डिस्ट्रीब्यूशन हुई है उसमें अकरबा आपका नाम आना है, डेफिनेटली हैरानकुन बात है, क्योंकि जहां हम देख रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून में इतने सीनियर लोग हैं, वहां पर इलेक्शन के टिकट्स के हवाले से खासी परेशानी चल रही है। तो आपको किसने टिकट इशू किया, क्या बोर्ड था जब आपका? चले, अभी एक ब्रेकिंग का कहा जा रहा है, ये सवाल हम कंटिन्यू करेंगे आपके साथ अकरबा, और शामिल करेंगे बाजोड़ से, जहां तहसील मामून में पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस गाड़ी पर हमला किया गया है और इस धमाके में बताया जा रहा है कि 5 पुलिस एहलकार जाँ बहक हुए हैं, जबकि 15 के जख्मी होने की इतलात मौसूल हो रही हैं और अभी ये कहा जा रहा है कि जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। बिल्कुल, बाजोड़ की तहसील मामून से आपको अपडेट कर रहे हैं, जहां पर पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस गाड़ी पर हमला हुआ है और धमाके में बताया जा रहा है कि 5 अफराद जाँ बहक हुए हैं, जबकि 10 इस वक्त जख्मी बताए जा रहे हैं और जख्मी होने वाले अफराद को इस वक्त करीबी अस्पताल मुंतकिल किया जा रहा है। जबकि ये भी कहा जा रहा है कि हलाकतों और जख्मियों की तादाद में मजीद इजाफे का खदशा अभी भी मौजूद है। ये अफसोसनाक खबर हम आपको दे रहे हैं बाजोड़ की तहसील मामून से, जहां पर पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस गाड़ी पर हमला हुआ है और हम यही देख रहे हैं कि बलूचिस्तान और इसके गिरदो नवाह में जितने भी तहसील और इलाके मौजूद है, वहां पर सिक्योरिटी खर्चात मजीद बढ़ते चले जा रहे हैं। कॉरेस्पॉन्डेंट मुआज खान इस हवाले से मैं मजीद अपडेट करेंगे। मुआज, बताइएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है और किस तरह से वाकया पेश आया? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाकया पुलिस की गाड़ी के साथ पेश आया है। जब गाड़ी पोलियो की जो अफराद है उनको सिक्योरिटी देने के लिए जा रही थी, ये धमाका बिलोट के मुकाम पे पेश आया है। अभी तक ताज़ा इतलात के मुताबिक 5 अफराद इसमें जाम बहक है और इसके साथ 10 अफराद जो है वो जख्मी है। खार अस्पताल में इमरजेंसी लगाई गई है और जख्मियों और जो जाम बहक अफराद है उनकी तादाद में इजाफी होने का खदशा है। जी, अच्छा, मालूम हो सका है कि फायरिंग करने वाले लोग कौन थे? फायरिंग नहीं हुआ है, गाड़ी पर हमला हुआ, ब्लास्ट हुआ है ये? जी, बम धमाका हुआ है और ये बड़ी गाड़ी थी, ट्रक टाइप, तो धमाका उस ट्रक टाइप गाड़ी पे हुई है, तो उससे काफी नुकसान हुआ है और बहुत से लोग उसमें सवार थे। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका मुआज खान, आप हमें अपडेट कर रहे थे। एक बार फिर बात करेंगे, करबा ने हमें ज्वाइन किया हुआ है। करबा, आपसे जानना यही चाहेंगे, जिस तरह से जरिया भी यही पूछ रही थी कि पाकिस्तान की जब सियासत को हम देखते हैं, डिफरेंट पार्टीज को देख रहे हैं, मुस्लिम लीग नून को देख रहे हैं, तो वहां पर जो टिकटों की तकसीम का मामला है, तकसीम के वो काफी मुश्किल हमें दिखाई दे रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में फिर इतनी आसानी से आपको टिकट किस तरह से मिल गया? देखिए, मैं आपको एक और बात बताती चलूं कि मैंने पार्टी से ये टिकट मांगा था। मैंने उन्हें इंसिस्ट किया था कि आप मुझे ये मौका दें। मुझे अपने हल्के की सियासत का बहुत शौक था। अच्छा, ये खवातीन को थोड़ा मुझे लगता है कि हमारी सोसाइटी में है ऐसा एक माइंडसेट कि हल्के की सियासत खातून नहीं कर सकती, क्योंकि उसमें आपको अपने लोगों से बहुत इंगेज्ड होना पड़ता है, उनको टाइम देना पड़ता है, उनके साथ आप फिर फैमिली को टाइम नहीं दे पाते। लेकिन मैं आपको ये बताती चलूं कि मैंने पार्टी से ये रिक्वेस्ट किया था कि आप मुझे हल्के की सियासत का मौका दें और मैं ये आपको साबित करके दिखाऊंगी कि खवातीन
खवातीन या नौजवान किसी से कम नहीं है। तो बिलावल साहब ने जब इलेक्शंस कैंपेन का आगाज किया था तो आपको याद हो उन्होंने नौजवान क़यादत का नारा लगाया था कि अब नौजवान ही आगे आएंगे। ही हिमसेल्फ इज वेरी यंग माशाल्लाह, तो हमारी तो दुआएं हैं कि वो वज़ीर आज़म बने, यंग होंगे, बहुत यंग हैं। तो उनसे भी एक हमें इंस्पिरेशन थी कि चेयरमैन साहब बहुत यंग है और उनकी जो एक उनके साथ जो टीम होनी चाहिए वो भी यंग होनी चाहिए। फिर बिलावल साहब ने हमारे जो को प्रेसिडेंट हैं ज़रदारी साहब, उनके साथ को चेयरमैन साहब के साथ मिलकर, अदी फरियाल साहिबा के साथ मिलकर और जो अदर हमारे बोर्ड मेंबर्स थे उनके साथ मिलकर ये डिसाइड किया कि ठीक है नौजवान है और उनको मौका मिलना चाहिए, खातून होकर फिर वो हल्के की सियासत करना चाहती हैं तो फिर ठीक है उनको यहाँ से ये बिल्कुल राइट मिलना चाहिए। चलिए, विशिंग वेरी गुड लक, अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। और हमें वैसे भी जो है वो यंग लीडरशिप की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और ऐसे में ख़वातीन अगर सियासत के मैदान में मज़ीद सामने आती हैं तो ऐसा तो पाकिस्तानी जमहूरियत के लिए भी बहुत अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। ब्रेक लेते हैं नाज़रीन, हेडलाइंस के बाद आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको अपडेट करेंगे बाजोड़ से, जहां हम देख रहे हैं कि पोलियो टीम की सिक्योरिटी पर तैनात पुलिस ऑफिसर्स पर हमला किया गया है और इस वक्त इतलात ये मौसूल हो रही है कि इस धमाके में 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं जबकि 26 जख्मियों को अस्पताल लाया गया है, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। खार अस्पताल में इमरजेंसी भी नाफिज कर दी गई है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस अहम खबर के हवाले से हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मुआज खान हमें इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे। जी मुआज। बिल्कुल, सुबह जब ये लोग जा रहे थे पोलियो की टीमों को सिक्योरिटी देने के लिए तो इसी टाइम बिलूट के मकाम पे बम ब्लास्ट हुआ। उसमें तकरीबन 26 अफराद जख्मी है। अस्पताल जराए का कहना है कि 26 अफराद लाए जा चुके हैं जिनमें 2 की हालत तशवीशनाक है। इसके अलावा 5 डेड बॉडीज भी अस्पताल पहुंचाए गए हैं। अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है इस वक्त और जो जख्मी है उनको CMH और दीगर जो सूबे के बड़े अस्पताल है उन तक मुंतकिल करने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी वो अरेंज किए जा रहे हैं। जी ठीक। अच्छा माज, ये भी बताएगा कि अब तक कितने अस्पतालों में मरीज ले जाए जा चुके हैं? अब तक खार अस्पताल में इमरजेंसी नाफिज है क्योंकि वो नजदीक और जिले का सबसे बड़ा अस्पताल है तो वहाँ पे ये सारा कुछ हो रहा है। ठीक। और ये भी बताइएगा कि जिस पुलिस गाड़ी में ये पुलिस के अफराद सवार थे, पुलिस एहलकार सवार थे, क्या उस गाड़ी में बम नस्ब था या जिस रोड से जिस रास्ते से वो गुजर रहे थे वहां पर कहीं पर ये जो बम था वो नस्ब किया गया था? ये पहले से नस्ब किया हुआ बम था और उसी के जरिए ये धमाका किया गया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया मास खान, हमें अपडेट कर रहे थे। इंतहाई अफसोसनाक वाकया पेश आया है जहां खार अस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। जो खबर हमने आपके साथ शेयर की यकीनी तौर पर वो इंतहाई अफसोसनाक, और हम दुआ को हैं कि अल्लाह ताला इन लोगों को महफूज रखे और वो लोग जो तशवीशनाक हालत में हैं उनको भी जल्द से जल्द सेहतियाब करे। मजीद आगे बढ़ते हुए एक और खबर ऐसी है जो कि डेफिनेटली पाकिस्तानियों के लिए तो अच्छी नहीं है क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपको इमोशनली ब्रेक डाउन आपको कर देती हैं। हमने देखा कि कौमी शाहीनों को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर वाइट वॉश का सामना करना पड़ा और बदतरीन शिकस्त का मुंह देखना पड़ा। आखिरी मैच में जो हमारे बैटर्स थे वो तो परफॉर्म करते हुए हमें नजर नहीं आए। अगर परफॉर्म कर लेते तो गालिबन ये सीरीज जीती जा सकती थी। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह की परफॉर्मेंस हमने देखी है पाकिस्तानी बॉलर्स की तरफ, खास तौर पर जो आमिर जमाल की मेहनत थी, बैट्समैन ने उस मेहनत को ज़ाया कर दिया और पाकिस्तान की इस कारकर्दगी पर बहुत से सवालिया निशान उठे हैं और इस कारकर्दगी पर साबिक ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर एडम गिलक्रिस्ट ने भी पाकिस्तान की मौजूदा टेस्ट टीम को ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने वाली बदतरीन एशियाई टीम करार दिया है और उन्होंने कहा है कि सिडनी टेस्ट की पहली इनिंग्स में शानदार कमबैक तो किया लेकिन दूसरी इनिंग्स में जो हमारे बैटर्स थे, हम लीड लेने के बावजूद भी हमारे बल्लेबाज जिस तरह से आउट हुए हैं, एक के बाद एक करके पवेलियन लौटते गए हैं और पाकिस्तानी जो खिलाड़ी हैं, साबिक क्रिकेटर्स हैं, वो भी पाकिस्तानी टीम की इस परफॉर्मेंस पर बहुत ज्यादा तनकीद कर रहे हैं। बिल्कुल, और अहमद शहजाद तो ये भी कह रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया के हाथों 3 मैचेस पर मुश्तमिल टेस्ट सीरीज में व्हाइट वॉश की वजह हमारे सीनियर प्लेयर्स हैं। अहमद शहजाद ने कहा कि पाकिस्तान का व्हाइट वॉश होना
बदकिस्मती है और सीरीज के दौरान सीनियर प्लेयर्स को जिम्मेदारी दिखानी चाहिए थी। उधर हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तानी टीम के फिटनेस मसाइल जो हैं वो भी पैदर पे सामने आ रहे हैं। दौरा ऑस्ट्रेलिया पर मौजूद इब्रार अहमद हैं, उन्होंने इंजरी से निजात के लिए डॉक्टर्स की हिदायत को नजरअंदाज किए रखा, जिसकी वजह से वो दौरा ऑस्ट्रेलिया पर दोबारा इंजरी का शिकार हो गए और कोई मैच खेल नहीं सके। तो जो बार बार वो लोग इब्रार को बड़ा सपोर्ट करते हुए हमें नजर आ रहे थे कि इब्रार को खिलाया नहीं जा रहा, इब्रार को खिलाया नहीं जा रहा, तो जब खिलाने का मौका मिला तो इब्रार जनाब इंजरी का शिकार हो गए और रिकवरी के लिए वो तैयार नहीं थे। बहरहाल क्रिकेट शायकीन के लिए खुशखबरी ये है कि पीएसएल का 9वां एडिशन जो है वो शुरू होने जा रहा है और पीएसएल के 9वें एडिशन का शेड्यूल भी तैयार कर लिया गया है और पीएसएल 9 का आगाज 17 फरवरी से होगा और 17 मार्च तक जारी रहने वाले इवेंट में 34 मैचेस खेले जाएंगे। इसी हवाले से मजीद बात करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी साहब ने हमें ज्वाइन किया है। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जब टीम ऑस्ट्रेलिया सीरीज के लिए जा रही से हमारी बात हुई थी, आपने कहा था कि मेरी तो ये दुआ है कि सिर्फ ड्रॉ करके आ जाएं तो यही पाकिस्तान के लिए एक बड़ी कामयाबी होगी। और उस वक्त मैं ये सोच रहा था कि शायद भट्टी साहब बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम को, लेकिन जो बात आपने की, ऑब्वियसली जो आपका तजर्बा है, जो हमारे प्रीवियस रिकॉर्ड हैं, उनको देखकर ही आपने बात की थी और आप दुरुस्त साबित हुए। अनवर साहब, मैंने एक और बात भी कही थी। मैंने कहा कि ये भी दुआ करें कि मैच 5वें दिन तक जाए जी, और तीनों मैच जिसमें बारिश हुई, तीनों मैच चौथे दिन खत्म हो गए, बल्कि 3.5 दिन में मैच खत्म हो गए। देखिए, हम लोग आज ऑस्ट्रेलिया की बात कर रहे हैं, हमारी मेमोरी बहुत कमजोर है। ऑस्ट्रेलिया की टीम जब पाकिस्तान आई उस वक्त भी हमें हरा के चली गई। सॉरी। जब इंग्लैंड की टीम लास्ट ईयर आई, इंग्लैंड ने हमें होम ग्राउंड पर व्हाइट वॉश किया। इंग्लैंड ने 3 टेस्ट मैच जीत लिए। फिर एशिया कप देख लें, एशिया कप में हम फाइनल में क्वालिफाई ना कर सके। वर्ल्ड कप में भी हम रोते रहे। बेसिकली अब हमें आगे जाना पड़ेगा, आगे इस तरह जाना पड़ेगा कि जो आजमूदा प्लेयर हैं, जिनको हम बार बार मौका दे रहे हैं, उन प्लेयर से अब निजात हासिल करना होगी। फिर सबसे बढ़कर ये कि जब तक हम अपने इस सिस्टम को टाइम नहीं देंगे, हम हर सीरीज हारने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में तब्दीली ले आते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कोचेस तब्दील कर देता है, कप्तान तब्दील कर देता है। देखिए, ओवरनाइट में बार बार कई शोज में, कई टीवी चैनल्स में ये बात कर चुका हूं कि किसी दुनिया की टीम के पास ऐसा मैकेनिज्म नहीं है कि आप बटन दबाएं या अलादीन का चिराग है उसको रगड़ें और पाकिस्तान टीम दुनिया की नंबर 1 टीम बन जाए। सिस्टम को टाइम देना पड़ेगा, चाहे मोहम्मद हफीज कोच बने, चाहे मिकी आर्थर बने। अब देखें, हमने अपने जो फॉरेन कोचेस थे उनको वर्ल्ड कप के बाद फारिग किया। जो प्यूटिक, जो सॉरी आपकी मैं जी प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी प्लीज भट्टी साहब। तो जो प्यूटिक थे साउथ अफ्रीकन, उनको जब उनमें हटाया तो लास्ट वीक उनको अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने अपना बैटिंग कोच बना लिया। कल रात ये खबर आई, जो पाकिस्तान के हेड कोच थे ग्रांट ब्रैडबर्न, जिनका न्यूजीलैंड से ताल्लुक है, उनको ग्लमोर्गन काउंटी ने अपना हेड कोच बना लिया। तो हम अच्छे लोगों को इसलिए मिस कर रहे हैं कि हम अपने क्रिकेट सिस्टम को बेहतर बनाने की कोशिश नहीं कर रहे। हम पैसों के जरिए बड़े बड़े कोचेस ला रहे हैं, जिनसे हम ये सोच रहे हैं कि शायद ये लोग आगे फर्क डाल देंगे। मेरे ख्याल में इस तरह मुमकिन नहीं है। तो भट्टी साहब, स्क्रीन पर बैठकर तज्जिया देना, आप ये कह रहे हैं कि बहुत ज्यादा आसान है, बजाय इसके कि आप ग्राउंड में आकर टीम को कहें कि वो परफॉर्म करे और कुछ अपनी सीनियरिटी का भी मुजाहरा आप हमें करते हुए नजर आए। मैं मोहम्मद हफीज के हवाले से भी बात कर रही हूँ कि जब वो वर्ल्ड कप में 1-2 प्रोग्राम्स में एज एनालिस्ट बैठे हुए थे, तब तो वो बहुत इस किस्म की बातें किया करते थे कि अगर वो टीम में किसी न किसी ओहदे पर फाइज हो जाते हैं तो यकीन जानिए पाकिस्तान की जो क्रिकेट टीम है ना, वो क्या से क्या हो जाएगी। लेकिन उन्हीं के होते हुए क्या से क्या हो गया। देखें, आप लोग भी इस वक्त एयर कंडीशन स्टूडियो में बैठे हुए हैं, मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। बात करना बहुत आसान है। मोहम्मद हफीज 1-2 प्रोग्रामों में नहीं, मोहम्मद हफीज 40-45 दिन वर्ल्ड कप के दौरान जो हमारा सरकारी टीवी है, बिल्कुल उसमें बैठ के तबसरे करते रहे और बड़े बड़े दावे करते रहे। देखिए, बाहर से बात करना बहुत आसान है, आप बैठ के जो उनको क्रिकेट बोर्ड को चाहे तजावीज दे दें, लेकिन अंदर डिलीवर मैं ये नहीं कह सकता। मैं आई डोंट हैव एनी डिसरिस्पेक्ट फॉर मोहम्मद हफीज के मोहम्मद हफीज नहीं कर सकते, लेकिन मोहम्मद हफीज भी अगर हम ये चाहेंगे कि 2-3 सीरीज में मोहम्मद हफीज पाकिस्तान टीम को तब्दील कर दें तो वो भी तब्दील नहीं कर सकते। हमें उनको एटलीस्ट 2-3 साल देना पड़ेंगे ताकि वो पाकिस्तान टीम को खड़ा कर सके। लेकिन जिस तरह आप अबरार की बात कर रहे थे, देखें
हमारे क्रिकेट सिस्टम पर एक और क्या सवाल आया कि ऑस्ट्रेलियन टूर से पहले हमारे जो सबसे तेज बॉलर है हारिस रऊफ, जी उन्होंने टेस्ट क्रिकेट खेलने से मना कर दिया। जी। हमने उनको बिग बैश के लिए एनओसी दे दिया, वो वहां खेलते रहे। जी। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बी कैटेगरी में 40 लाख रुपए महीने के ले रहे हैं, लेकिन उन्होंने बी कैटेगरी में खेलने से, वो टेस्ट मैच खेलने से इनकार कर दिया। अब हम बार बार वर्ल्ड कप में जिक्र करते रहे अबरार का। भाई अबरार अपनी फिटनेस पे अगर खुद काम नहीं करना चाहते तो अनवर साहब, मैं, आप या नहीं कर सकते। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हाँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को डंडा उठाना पड़ेगा, क्योंकि डंडे के बगैर जब तक हम डिसिप्लिन इम्पोज नहीं करेंगे पाकिस्तान का ना सिस्टम ठीक हो सकता ठीक है। है ना हमारी क्रिकेट सही हो सकता तो वो जिन्हें बार बार मौका मिल रहा है अनवर, उनका भी तो कुछ होना चाहिए ना, उनकी भी तो छांटी हो। अच्छा, मैं एक कमेंट जरूर भट्टी साहब का लेना चाहूंगा मोहम्मद हफीज के हवाले से ही कि ठीक है ये तमाम मामलात हो गए, पहले वो जब टीम का हिस्सा नहीं थे, वो डायरेक्टर नहीं थे, वो इस तरह के बयान देते थे। जब वो टीम के डायरेक्टर बन गए हैं, परफॉर्मेंस इतनी खराब जा रही है, हम वाइट वॉश हुई है सीरीज पूरी, और वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली है। आमिर जमाल को निकालकर तो मुझे कहीं नहीं नजर आ रहा कि किसी ने बहुत अच्छी क्रिकेट खेली हो। वाकई हमने वो क्रिकेट नहीं खेली जो पाकिस्तान क्रिकेट का खासा रहा है। जो जी। आपने एडम गिलक्रिस्ट का बयान सुनाया, जी बिल्कुल, मैंने भी वो सुना। सॉरी, बड़ी शर्मनाक बात है कि एडम गिलक्रिस्ट पाकिस्तान क्रिकेट के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। तो वही बात है कि बाहर से बैठ के तबसरे करना, तजवीजें देना, वो तो बहुत आसान है, लेकिन ओवरनाइट कोई डिलीवर नहीं कर सकता। मोहम्मद हफीज ने सीरीज से पहले ये भी कहा था कि मैं हार का, अगर टीम हार गई तो मैं जिम्मेदारी कबूल करूंगा। तो अब मोहम्मद हफीज ने अभी तक तो जिम्मेदारी कबूल नहीं की। वो तो ये कह रहे हैं कि जी आमिर जमाल अच्छा खेल गए, अंपायरिंग खराब थी, टेक्नोलॉजी में गड़बड़ है, लेकिन ये भी तो जिम्मेदारी ले कि हमारे ये जो बड़े प्लेयर्स हैं जो 50 रन बनाकर अपनी जगह पक्की कर रहे हैं, वो 50 को 100 रन में कन्वर्ट एग्जैक्टली, वो कन्वर्ट ही नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर ये तो प्रोफेसर को सोचना होगा ना कि कौन से स्टूडेंट्स पे टीम में रहेंगे और उन पर प्रेशर क्यों नहीं है। इमाम को हम देख रहे हैं एक पैटर्न के थ्रू, एशिया कप से हम देख रहे हैं वो नहीं चलते, फिर उनकी जगह किसी और को ट्राई किया जाता है। वर्ल्ड कप में वो नहीं चले, फिर फखर को लाया गया, अब फिर वो नहीं चले तो साइम अयूब को लाया गया, और उसके बाद फिर ऐसे ही होता है कि अगली सीरीज में वो फिर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि जो आते हैं वो भी सही परफॉर्म नहीं कर पाते, उन पर भी प्रेशर होता है। अनवर साहब, हमारे यहाँ दो किस्म के प्रोफेसर हैं। एक प्रोफेसर तो वो कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में पढ़ाते हैं, एक प्रोफेसर वो जो अक्सर दीवारों पर लिखा होता है। ठीक है, तो ये कौन से वाले हैं? ठीक, ये बिला तबसरा इसको रहने दे। लेकिन बिल्कुल हमारे जो नए प्लेयर हैं, शॉर्ट पिच बॉलिंग पर ऑस्ट्रेलिया ने बुरे तरीके से एक्सपोज किया है। सऊद शकील, जिसको हम कहते थे कि अब हमें एक और बड़ा प्लेयर मिल गया है, सऊद शकील जिस तरह शॉर्ट पिच गेंदों पर एक्सपोज हुए, मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ा सवाल है। तो मेरे ख्याल में अब हमें अपने क्रिकेट सिस्टम को बेहतर करने के लिए सबसे पहले तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के इलेक्शन करवाने होंगे, 3 साल के लिए पीसीबी चेयरमैन लाना होगा, फिर पीसीबी चेयरमैन जो भी आए वो प्रोफेशनली अपनी एक मैनेजमेंट टीम बनाए। पाकिस्तान टीम में जो भी वो कोचिंग स्टाफ लेकर आते हैं उनको भी एटलीस्ट 2-2, 3-3 साल के लिए कोच बनाना पड़ेगा। लेकिन ओवरनाइट तब्दीलियों से मेरे ख्याल में पाकिस्तान टीम तब्दील नहीं होगी। ठीक। अच्छा भट्टी साहब, ये हमने ये भी देखा है ना कि हमारे ओवरऑल तब्दीलियां तो होनी ही होनी है अगर कुछ डिपार्टमेंट्स में देखा जाए, लेकिन हमारे सीनियर्स को क्या हो गया जिसकी निशानदेही में अहमद शहजाद भी करते हुए नजर आए, लेकिन कुछ निशानदेही हम भी करते। बाबर ने सेंचुरी तो क्या 50 भी स्कोर नहीं की, एग्जैक्टली, और उसके अलावा किसी एक प्लेयर ने सेंचुरी भी नहीं की। रिजवान भी 88 पर आउट हो गए। नो डाउट उनकी एफर्ट बहुत अच्छी थी, लेकिन पूरी सीरीज में वो भी 100 स्कोर नहीं कर सके। और सोने पे सो आ गया ये कि जो सीनियर प्लेयर्स थे, तो बैटर्स ने वैसे ही कुछ नहीं किया, और जो पक्के पक्के कैचेस थे वो भी उन्होंने ऐसे ही गिराए कि जैसे गिराने का हक लेकर आए हुए थे वो पाकिस्तान से। देखे, इसमें मेरा भी कसूर है और हमारे मीडिया के दोस्तों का भी कसूर है। हम लोग जिस प्लेयर को चाहते हैं उसको आसमान पे पहुंचाते हैं और जिस प्लेयर को चाहते हैं जमीन पर गिरा देते हैं। बाबर आजम नो डाउट बड़े प्लेयर हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन अगर बड़ा प्लेयर ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर जाकर स्कोर नहीं करेगा तो फिर वो अपने आप को ग्रेड्स में किस तरह शुमार करेगा। आप देख लें कि एजाज अहमद पाकिस्तान क्रिकेट के अच्छे बैट्समैन थे, लेकिन उनका कोई बहुत बड़ा नाम आज नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। जब ग्रेड्स का नाम आता है लोग जावेद मियादाद कहते हैं, इंजमाम उल हक, यूनुस खान, हनीफ मोहम्मद, लेकिन एजाज अहमद की ऑस्ट्रेलियन सरजमीन पर 3 सेंचुरियां हैं।
जो हम आखिरी टेस्ट मैच जीते हैं जिसमें मुश्ताक अहमद ने 10 विकेट ली थी, उसमें भी एजाज की सेंचुरी है। तो हमारे पास उस क्वालिटी के प्लेयर नहीं है। बाबर आजम अगर वाकई ग्रेट बनना चाहते तो वो फिर 20 ओवर की क्रिकेट के ग्रेट है। टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने अभी तक वो इनिंग्स मुल्क से बाहर नहीं खेली जो खेलनी चाहिए, जिससे उनका मकाम और मर्तबा बने। तो मेरे ख्याल में बाबर आजम की जो अहलियत है उस पर भी सवाल उठे। इमामुल हक और अब्दुल्ला शफीक, इनकी टेक्निक वो भी बहुत बुरे तरीके से एक्सपोज हो गई है। सऊद शकील का मैंने एक आपसे जिक्र किया। हाँ, मोहम्मद रिजवान ने बहरहाल साबित किया कि मोहम्मद रिजवान जो है वो एक अच्छे बैट्समैन है और उन्होंने डिलीवर करके दिया दोनों टेस्ट मैचेस में। ठीक है भट्टी साहब, अभी फिर इस तमाम तर सिनेरियो में आप किस तरह से देख रहे हैं वर्ल्ड कप की? अगर हम बात कर लें, हम एशिया कप की बात कर लें, अभी हम टेस्ट सीरीज की बात कर लें, तो क्या पाकिस्तानी टीम इस वक्त सिर्फ T20 की टीम बनकर रह गई है कि वो जो 20 ओवर्स हैं, या अगर हम बॉलर्स की तरफ देखते हैं तो वो भी सिर्फ 4 ओवर्स कराना चाहते हैं, बैट्समैन भी फिर सिर्फ इसी चक्कर में है कि कम क्रिकेट खेलनी पड़े? देखिए अनवर साहब, परसों जब टेस्ट मैच खत्म हुआ तो मोहम्मद हफीज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि टेस्ट मैचेस की वर्ल्ड वाइड फीस का स्टैंडर्ड आईसीसी को रखना पड़ेगा ताकि एक ही स्टैंडर्ड की मैच फीस हो और लड़कों को इनकरेज किया जाए कि वो टेस्ट क्रिकेट खेले। लड़के टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलना चाहते, वो 20 ओवर की क्रिकेट इसलिए खेलना चाहते हैं कि 3 घंटे में, जिस तरह आप मूवी देखने जाते हैं, 3 घंटे में मूवी खत्म हो जाती है, तो 3-3.5 घंटे में T20 मैच भी खत्म हो जाता है। तो मेरे ख्याल में हम इस फॉर्मेट में अभी तक अपने आप को मनवा सके, इसलिए कि T20 वर्ल्ड कप का हमने फाइनल खेला, हमने एक T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, हमने T20 एशिया कप का फाइनल खेला। लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट में जब वनडे में हम आते हैं या टेस्ट क्रिकेट में आते हैं, वहां पर हमें स्पेशलाइज्ड प्लेयर्स की जरूरत है। तो सर ये जो फिर न्यूजीलैंड जा रहे हैं, वहां पे कुछ उम्मीदें वाबस्ता रखें या फिर मौजूदा हालात के पेश नजर जो हो रहा है उसी पर कौम जो है वो अपना दिल बहलाना शुरू कर दे? मैं, अगर आपके पास टाइम हो तो मुझे वैसे फ्लू भी हुआ, एक वाकया आपको सुना दूं कि एक मजारा जो था वो किसी जिम्मेदार की बेटी का रिश्ता लेने गया, तो जिम्मेदार बहुत नाराज हुआ। उसने उसको अपने लोगों से बहुत बुरे तरीके से पिटवाया और वो लहू लहान करके उसको जमीन पे फेंक दिया। वो जब उसको होश आया, उठा, कपड़े झाड़ कर खड़ा हुआ तो जिम्मेदार से कहने लगा, फिर मैं कि इनकार ही समझा। तो फिर ऐसे इनकार ही समझिए। हाँ ठीक है, तो अभी लेकिन भट्टी साहब, इन तमाम मामलात को आप तब्दील होता किस तरह से देख रहे हैं? पाकिस्तान वो मुल्क है जहां पर क्रिकेट पर सबसे ज्यादा फोकस किया जाता है किसी भी खेल में। हमारे प्रोग्राम में बहुत से ऐसे एथलीट्स आते हैं जो कि हमें शिकवा करते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट का भी जो सबसे ज्यादा फोकस है, सबसे ज्यादा पैसे हैं, सबसे ज्यादा स्पॉन्सर्स हैं, वो क्रिकेटर्स के लिए हैं। और अगर यही क्रिकेटर्स परफॉर्म नहीं करेंगे, जिन्हें मिलियंस में सैलरियां दी जा रही हैं, जिनके पास ब्रांड की एडवर्टाइजमेंट इतनी ज्यादा है, जिनको लीग्स खेलना अलाउ है, जो PSL अभी खेलेंगे और वहां पर बड़ी शानदार परफॉर्मेंस दिखाएंगे, लेकिन जब नेशनल टीम में सर्व करने की बारी आ रही है तो हम कोई इवेंट नहीं खेल पा रहे हैं और हम लड़कर भी नहीं हार रहे हैं, हम वन साइडेड हार रहे हैं। देखिए, हमें प्रोफेशनल सेटअप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में लाना पड़ेगा। अच्छे लोगों को और नेक नियति से काम करने वाले लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा कि इस वक्त जो लोग काम कर रहे हैं उनकी नीयत ठीक नहीं है, लेकिन फिर जो लोग भी हम लेकर आएंगे या जिन लोगों को आज हमने रखा हुआ है उनको हमें टाइम देना होगा, हमें स्पेशलाइज प्लेयर्स लाने होंगे। आप देखें, दुनिया की बड़ी बड़ी टीमें, ऑस्ट्रेलिया की आप मिसाल ले लेना, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने लास्ट ईयर वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीता, इंडिया को हराया, और वर्ल्ड कप का फाइनल, 50 ओवर का वर्ल्ड कप का फाइनल अहमदाबाद में जीता, इंडिया को उनके ग्राउंड पर हराया। तो ऑस्ट्रेलियन सिस्टम इतना स्ट्रांग है कि वहां पर क्रिकेट बोर्ड में कोई भी आए, कोई भी कोच बन जाए, सिस्टम तब्दील नहीं होता। हमारे यहाँ इमरान खान के दौर में हम डिपार्टमेंटल क्रिकेट खत्म कर दी, हमने शहरों की टीमें बना ली, PTI की हुकूमत खत्म हुई, PDM की हुकूमत आई, हमने डिपार्टमेंटल क्रिकेट रिवाइव कर दी। आज पाकिस्तान को बने 76-77 साल हो गए, हमें यही नहीं पता कि हमारी क्रिकेट का कौन सा सिस्टम अच्छा है और हमें किन सिस्टम पर अपनी टीम को आगे लेके जाना है। तो हर बंदा आ रहा है, तजर्बात कर रहा है, इस बहती गंगा में हाथ धो रहा है, 5 स्टार लग्जरी से मजे लूट रहा है और आगे चला जा रहा है, लेकिन
पाकिस्तान क्रिकेट को एक प्रोफेशनल सिस्टम चाहिए और एक ऐसी पॉलिसी चाहिए कि चाहे ज़का अशरफ हो, रमीज राजा हो, एहसान मानी हो, नजम सेठी हो, बोर्ड में तब्दीली आ जाए, सिस्टम को तब्दीली होना चाहिए। हमारे यहाँ हर Exactly. सरबराह अपना सिस्टम लेकर आता है, जिसकी वजह से हमारी एक ही मुल्क में एंटरटेनमेंट है, वो क्रिकेट है। आप देखें ना, अब टीम वाइट वॉश हो गई, अगली सीरीज आएगी, लोग फिर टीवी चैनल के सामने बिल्कुल बैठ ऐसा ही है। जाएंगे, ग्राउंड में जाके मैच देखेंगे, तो उनके पास और कोई तफरी नहीं है। लेकिन जो तफरी है उसमें अनफॉर्चुनेटली अच्छी खबरें नहीं आ रही है। और मैं ये बार बार बात कर रहा हूँ, लोग कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं हो सकता। अगर हमने ड्रास्टिक चेंजेस न लाए तो फिर पाकिस्तान हॉकी की तरह पाकिस्तान ठीक है। क्रिकेट भी जो है वो हमें कोई अच्छे हालात में नजर नहीं आ रही। ठीक है भट्टी साहब, अभी लेकिन इन फ्यूचर आप किस तरह से देख रहे हैं? अब एक बड़ी जिम्मेदारी शाहीन आफरीदी पर भी डाल दी गई है, उनकी अपनी परफॉर्मेंस पर भी बहुत ज़्यादा सवालिया निशान इस वक्त उठते दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जब से इंजरी से उनका कम बैक हुआ है वो परफॉर्म वो नहीं कर पा रहे हैं जिसके लिए वो जाने जाते थे। अभी आप क्या देख रहे हैं? बीइंग अ कैप्टन उन पर मजीद भी प्रेशर होगा, उनकी अपनी परफॉर्मेंस का भी उनको प्रेशर है, फिर टीम को भी लेकर चलना है, बाबर भी उसी टीम में मौजूद हैं। पिछले दिनों अनवार साहब मेलबर्न में एक फंक्शन हुआ, उसका शायद क्लिप भी वायरल हुआ था, अगर आपने सुना हो। जी शाहीन शाह अफरीदी के जो सुसर हैं शाहिद खान अफरीदी, वो कह रहे थे कि अगर मुझसे कोई पूछता तो मैं शाहीन की जगह मोहम्मद रिजवान को कप्तान बनाता। ये शाहिद अफरीदी ने कहा है, मैंने नहीं कहा। जी बिल्कुल। चले, हमने पाकिस्तान सुपर लीग की परफॉर्मेंस पर शाहीन अफरीदी को पाकिस्तान T20 का कप्तान बना दिया, लेकिन अक्लमंदी ये की है मोहम्मद हफीज और टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन कमेटी ने कि अभी तीसरे टेस्ट मैच में शाहीन अफरीदी को रेस्ट दिया है ताकि वो ताजादम होकर T20 टीम की कयादत करें। देखिए लास्ट में ये हुआ है, हमने जी। अपना ठीक। वर्कलोड मैनेज नहीं किया। पाकिस्तान के जो ठीक चीफ है सेलेक्टर भट्टी है साहब, वहां पे कता कलामी की माजरत, वक्त की कुछ कमी है, हमें बराह रास्त कवरेज दिखानी है। सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त लिए चलेंगे, जहां पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से जो समात है केस की वो इस वक्त जारी है।